डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपने समय के अन्य दिग्गजों से अलग करने वाली बात यह थी कि वो अपने जीवन का अधिकतम उपयोग करने और अधिक से अधिक क्षेत्रों और विषयों को जानने की उनकी जिज्ञासा के बारे में सोच रहती थे। सेना में एक सूबेदार के बेटे के रूप में उनकी सामान्य परिवार और सतारा के हाई स्कूल से उनकी प्राथमिक शिक्षा से शुरू हुई यात्रा उन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन हाई स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ले गई। अम्बेडकर अंततः भारत में सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों में से एक महार समुदाय का चेहरा बन गए। उन्होंने अपनी पहचान पर गर्व किया और उस समय के हिंदुओं से कहा कि वे शूद्रों को उनके लिए एक राजनीतिक पहचान बनाने के लिए समान स्थान दें, ताकि स्वतंत्र भारत में समुदाय किसी के लिए गुलाम न हो। हम एक वकील के रूप में उनके कारनामों पर एक नज़र डालते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अम्बेडकर पर पहले बहुत कुछ लिखा जा चुका है, उनके व्यक्तित्व की पहेली के कारण एक वकील के रूप में उनके दिनों में न तो बहुत कुछ बोला गया और न ही लिखा गया। ब्रिटेन में ग्रे इन में खुद को नामांकित करने के बाद अम्बेडकर विभिन्न बाधाओं के बावजूद वर्ष 1923 में अपनी कानून की डिग्री पूरी करने में सक्षम थे। भारत लौटने के बाद अम्बेडकर अपने समकालीनों के बैंड बाजे में शामिल हो गए और एक वकील नेता बनने का फैसला किया। इन वकीलों और दिग्गजों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सैयद हसन इमाम और अन्य शामिल थे, जो अम्बेडकर से कहीं अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्होंने अपने कार्यालय स्थापित कर लिए थे और सभी क्षेत्रों से मामले प्राप्त कर रहे थे। अम्बेडकर अपनी अनिश्चित स्थिति से बेखबर नहीं थे और इसलिए अम्बेडकर ने एक अपील अदालती अभ्यास शुरू करने का फैसला किया, जहां उन्हें आम आदमी से सीधे निपटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वो उन वकीलों पर निर्भर था जो उनके पास मामले लाएंगे। अम्बेडकर अपने समय के प्रसिद्ध मामलों में से एक थे, जिसमें अम्बेडकर अपने वरिष्ठ की सहायता के लिए एक वकील के रूप में उपस्थित हुए। एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट का बचाव था, जिस पर उनके पर्चे इंडिया एंड के कारण सरकार के प्रति घृणा पैदा करने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में बचाव पक्ष का तर्क यह था कि भारत सरकार के प्रति कोई अरुचि नहीं दिखाई गई है और जो कुछ भी कहा गया था वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद या सामान्य रूप से साम्राज्यवाद की अवधारणा को संदर्भित किया गया था। इस प्रकार यह देशद्रोह के दायरे में नहीं आएगा। फिलिप स्प्रैट ने अंततः केस जीत लिया और इसने अभ्यास के इस क्षेत्र में अम्बेडकर की शुरुआत को चिन्हित किया। एक वकील के रूप में अम्बेडकर के कारनामों की सूची ट्रेड यूनियन नेताओं के उनके बचाव का उल्लेख किए बिना अधूरी होगी, जिनके लिए वे संकट की हर घड़ी में साथ खड़े रहे। अम्बेडकर इसमें सफल हुए और अदालत में व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में मौजूद खामियों को प्रदर्शित करने में सक्षम थे, जिन्होंने केवल बहुत सीमित उद्देश्यों के लिए हड़ताल की अनुमति दी थी। वकील के रूप में उनके कौशल का एक और प्रदर्शन उस मामले में देखने को मिला जहां वर्ष 1926 में जारी देश के दुश्मन मेरे देश के दुश्मन पुस्तक के प्रकाशक पर मानहानि का आरोप लगाया गया था। लेखक के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर को सर्वोच्चता के ब्राह्मणवादी विचारों के लिए राष्ट्र के दुश्मन कहकर बदनाम किया। अम्बेडकर फिर से अपने बचाव में सफल हुए, याचिकाकर्ता के ठिकाने के बारे में बहस करते हुए, जो तिलक या शास्त्री के करीबी रिश्तेदार नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति अब जीवित नहीं थे। यह तर्क कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा मानहानि का मामला दर्ज करने का कोई आधार नहीं था, न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अम्बेडकर ने आर.डी. कर्वे की पत्रिका समाज स्वास्थ्य का बचाव किया, जिसके खिलाफ अश्लीलता के आरोप तय किए गए थे। नियोक्ताओं के खिलाफ मजदूरों और कामगारों का बचाव करने के अलावा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला था जहां अंबेडकर कपूरथला के महाराजा के लिए पेश हुए थे। इस मामले में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। यह स्पष्ट है कि अंबेडकर ने अभ्यास के लिए समर्पित कुछ वर्षों में खुद को एक चतुर वकील के रूप में स्थापित किया। वो हमेशा अपने बचाव और जिस विवाद पर वो बहस कर रहा था उसके प्रति सचेत रहता था और कभी भी मामले के तथ्यों से आंखें नहीं मूंद सकता था। यह महज संयोग नहीं था कि अंबेडकर ज्यादातर श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के लिए खड़े थे, जिन्हें नियोक्ताओं के हाथों बहुत नुकसान हुआ था। लेखक और वकील रोहित ने अपने निबंध लॉइंग एज पॉलिटिक्स में एक वकील के रूप में B.R. अंबेडकर के वर्षों और उनकी पसंद की प्रैक्टिस पर एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया है। एक शूद्र समुदाय में पैदा हुए शहीद आजम भगत सिंह सामाजिक समता के पैरोकार भी थे। उनकी गणना न केवल भारत के बल्कि विश्व स्तर के क्रांतिकारियों में की जाती है। भगत सिंह 23 की उम्र में हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। वे सिख थे, लेकिन उनका लेख अछूत समस्या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों का प्रमाण है। यह तब लिखा गया था जब 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब मनुस्मृति का दहन कर पृथक निर्वाचन की मांग उठा चुके थे। वहीं जातिगत पाखंड का पर्दाफाश करने वाली मदर इंडिया नामक किताब से 1927 में लेखिका कैथरीन मेयो ने भूचाल पैदा कर दिया। जब तक तुम एक इंसान को पानी पीने देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो? जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए? सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता आसान नहीं। भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिए गए। यदि वे जीवित रहते तो 1932 में पूना पैक्ट में वे अंबेडकर का समर्थन करते। भगत सिंह ने लिखा है, अछूतों को उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। काउंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। जुबानी तौर पर नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। उनके अपने जनप्रतिनिधि हों, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। सामाजिक समता की स्थापना के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज के असली शक्ति तुम ही थे। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। जब अंबेडकर सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। यह वो दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ऐसे में आजादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है।